आप लोग Q&A बहुत पसंद कर रहे हैं, तो आज फिर एक और Q&A। आज के Q&A में कुछ तीखे सवाल भी हैं जिनको आमतौर पे लोग अवॉइड कर देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सारी चीजें आपको क्लियर क्रिस्टल बताऊं, कुछ भी छुपा हुआ ना रहे। सबसे पहला सवाल शायद बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, ये भाई साहब ने नोटिस किया है। श्री जी लिख रहे हैं, सर मैंने एक बात नोटिस की है, आप हमेशा टाटा की गाड़ियों को सजेस्ट करने से बचते हैं, साथ में उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में कम और नेगेटिव के बारे में ज़्यादा बात करते हो। क्या सच में टाटा की गाड़ियों में इतनी ज़्यादा कमी आती है जो हमें नहीं पता? हो सकता है इनके साथ और भी लोगों ने ये नोटिस किया होगा, और ये बात सही है, मैं इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं टाटा की गाड़ियों को कम रिकमेंड करता हूँ। रीज़न आपके सामने आज क्लियर कर देता हूं। टाटा की गाड़ियों के बारे में मुझसे कोई डिबेट करने बैठेगा तो मैं 1 घंटे से भी ऊपर डिबेट लाइव कर सकता हूं। अब देखो, टाटा की कोई पुरानी गाड़ियों के बारे में अगर मुझसे पूछता है 2015, 16, 17 तक भी चलो ठीक है, मैं रिकमेंड कर देता हूं, लेकिन इसके बाद वाली गाड़ियों से थोड़ा सा मैं बचता हूं। बात सही है। अब देखो, आप खुद ही कह रहे हो कि गाड़ियों में इतनी प्रॉब्लम आती है क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जग जाहिर है, हर कोई जानता है कि साहब इनकी गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा इशू आता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जल्दी माल फंक्शन करते हैं, और जो नई लॉन्च हुई गाड़ियां होती हैं उनमें R&D बाद में होती है, जब गाड़ी रोड पे आ जाती है। 2-3 R&D होती हैं, 3-4 अपडेट आते हैं, फिर नहीं हो पाता है तो फिर उस गाड़ी को बंद कर दिया जाता है। ये कंपनी की अभी नई स्ट्रेटजी है, पहले की स्ट्रेटजी अलग थी, जबकि मैं पुराने समय की बात कर रहा हूं जिन गाड़ियों को मैं रिकमेंड करता था। पॉजिटिव की बात नहीं करते तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, मैं इसके पॉजिटिव की भी बात करता हूं। ये क्वालिटी जो देते हैं वो वैल्यू फॉर मनी देते हैं, जितने पैसे ले रहे हैं उतने का सामान देते हैं गाड़ी में, और इनकी जो क्वालिटी पार्ट्स की होती है थोड़ी सी बेहतर होती है। मैं कहता ये हूं कि क्वालिटी तो अच्छी है, लेकिन इनके पीछे की R&D बेकार है। आप एक लोहे का फ्यूल टैंक समझ लो, एक फ्यूल टैंक है जिसका वेट 10 किलो है, और उसमें जो आउटलेट लगा हुआ है सही जगह पे नहीं लगा है, थोड़ा ऊपर जगह लगा हुआ है, आउटलेट का मुंह थोड़ा सा ऊपर है। और एक दूसरा टैंक है जिसका वेट 7 किलो ही है सिर्फ, लेकिन आउटलेट सही जगह पे लगा है, वहां से फ्यूल बड़ी आसानी से निकल जाता है। गैस बनती है तो उसके लिए एक अलग वॉल्व लगा हुआ है। मतलब इधर R&D हुई है 7 किलो के टैंक पे, इधर 10 किलो के टैंक पे R&D इतनी नहीं हुई है। तो मेरे हिसाब से वो 7 किलो वाला टैंक ही बेहतर है, क्योंकि मुझे वजन करके कहीं कबाड़ में बेचना तो है नहीं। तो इनकी क्वालिटी होती है पार्ट्स की, ऐसा नहीं है। लोहा इनका स्ट्रांग होता है, हार्ड लगाते हैं, लेकिन वहीं लोहे पे जब बात आती है कोटिंग की तो वो प्रॉपर कोटिंग नहीं हो पाती है। टाटा की गाड़ियों में रस्टिंग जल्दी आती है। मैंने इस पे वीडियो पहले भी बना रखी है, और मेंबर्स के लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें सारी चीज़ें बिल्कुल खोल के बताई हैं। हाँ, पहले का जो इनका मैनेजमेंट था, उनका काम करने का तरीका अलग था। बाद में ये सिस्टम बदला, सारा कुछ डिजिटल हुआ, और डिजिटल होने की तरफ इन लोगों को भी लगा कि शायद इसी तरह से सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है, और सारी चीज़ मार्केटिंग पे है। ज़्यादा लोड मार्केटिंग वालों पे आ गया, मार्केटिंग वालों ने उसको अलग तरह से मार्केट किया। पहले का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था उसके काम करने का तरीका अलग था, अब जो वही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके काम करने का तरीका बदल गया है। रिजल्ट में, प्रोडक्ट में भी चेंज आएगा ही। हाँ, दिखने में, मार्केटिंग में ये 1 नंबर की करते हैं, लेकिन वही जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है R&D वाली, वो पीछे छूट जाती है, जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम आती है। मैं जिसको भी रिकमेंड करता हूं उसको गाड़ी लेने के बाद क्या चीजें फेस होंगी वो सोच के रिकमेंड करता हूं, ये नहीं कि आज क्या चल रहा है मार्केट में। क्योंकि गाड़ी एक ऐसी मशीन है जो बहुत मेहनत से इंसान खरीदता है और चाहता है कि मैंने अभी खरीदी है तो कम से कम 10-15 साल तो इस गाड़ी को रखूं ही। पहले के लोग 20 साल 30 साल भी समझते थे। मैं जहां चाहूं गाड़ी मुझे वहां ले जाए, ऐसा नहीं कि गाड़ी जहां चाहती है वहां मुझे ले जाए। सर्विस सेंटर का भी एक्सपीरियंस इनका इतना अच्छा नहीं होता जितनी बाकी कंपनियों का होता है। आप दोनों से मैच भी कर लेना कि किन की गाड़ियां मार्केट में आने के बाद कितने दिन टिकी और कब बंद हो गई, और उनका अभी क्या हाल है। तो साफ शब्द में कहूं तो थोड़ा सा आगे की प्रॉब्लम से बचने के लिए कि इन गाड़ियों को मैं कम रिकमेंड करता हूं। बाकी कमेंट के नीचे लोगों ने भी कई जवाब दे रखे हैं, मैंने वो भी पढ़े। चलो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। देसी पंजाब 278 इस नाम से इनकी आईडी है, लिख रहे हैं एक्सीलेंट जानकारी सर। मेरे पास स्विफ्ट डिज़ायर 2016 मॉडल है, उसके इंजन में वाइब्रेशन बहुत होती है, पहले नहीं थी, जो अंदर केबिन में बहुत ज़्यादा फील होती है, प्लीज़ रिप्लाई सर। देखो जी, आपके पास स्विफ्ट डिज़ायर 16 मॉडल है, अभी हम 2026 में बैठे हैं, 10 साल हो चुके हैं। गाड़ी में देखो वाइब्रेशन एक तो होता है कि इंजन में वाइब्रेशन बढ़ गई है, इंजेक्टर इसकी वजह हो सकती है अगर डीजल गाड़ी है तो, अगर पेट्रोल गाड़ी है तो स्पार्क प्लग की वजह से हो सकती है, तीसरा फ्यूल क्वालिटी सही नहीं है तब वो वाइब्रेशन बढ़ सकती है, और इन सबसे हटके एक अलग रीज़न है जिससे वो आप वाइब्रेशन आपको बॉडी में फील होता है, वो होते हैं इंजन माउंट्स। 3 माउंट्स होते हैं A, B, C, एक नीचे लगा रहता है गियरबॉक्स के साथ। A, B माउंट जो होते हैं प्रॉपर, अगर वो खराब हो गए हैं, उनकी रबड़ खराब हो गई है, बैठ गए हैं, तो उस कंडीशन में आपको ऐसा लगेगा कि इंजन ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है। हो सकता है वो पहले जितना ही कर रहा हो, आपको बॉडी में अब फील होने लगा है। पहला काम करना, आप इंजन माउंटिंग्स पहले चेक करा लेना।
माउंटिंग्स अगर सही हैं तब आप दूसरी चीज़ों की तरफ जाना, इंजेक्टर्स, स्पार्क प्लग, और फिर उसके बाद नंबर आता है उसकी एग्जॉस्ट लाइन। कैटलिटिक कन्वर्टर भी एक बार खोल के साफ करा लेना, अगर वो भी चोक होगा तब भी आपका इंजन वाइब्रेशन करेगा। लेकिन उस कंडीशन में गाड़ी थोड़ी दब के भी चलेगी और गाड़ी हीट भी ज्यादा होगी। मेरे ख्याल से क्लियर मैंने सारी चीजें बता दी हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप चेक करा लेना। सामने गाड़ी होती है तो उसको समझ के बताना थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है। मैं सिर्फ अंदाजा लगा के ये चीजों को बता रहा हूँ, जो सामने बंदा चेक कर रहा होगा वो सही बता पाएगा। हाँ, ये चीजें मैंने आपको बता दी, ये स्टेप से आप करवा लेना। चलो अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं। इट्स मी सुभाजीत 9093 इस नाम से इनकी आईडी है। कह रहे हैं सर अभी नया महिंद्रा 3XP लिखा है इन्हें, शायद 3XO कहने जा रहे होंगे, 3XO AX5 डीजल लिया है, 500 किलोमीटर सिर्फ चली है। कुछ ऐड देख रहा था मैं, डीजल DPF प्रोडक्टिव फ्लूइड डलवाना चाहिए, डलवाने के बेनिफिट, डू यू थिंक इट्स रिक्वायर्ड? देखो सर, आप कौन सा ऐड देख रहे थे मुझे नहीं पता। हाँ, एक प्रोडक्ट जरूर आता है DPF प्रोटेक्टर के नाम से, लिक्विमोली का ये प्रोडक्ट है। अगर इसकी बात कर रहे हो तो इसको डलाना चाहिए, लेकिन किसको डलाना चाहिए ये ध्यान रख लो। देखो, डीजल गाड़ियों में DPF का एक बड़ा इशू है, और DPF में भी ज़्यादा इशू उनकी गाड़ियों में है जो गाड़ी सिटी में ज़्यादा रन करती हैं, जिनको रीजनरेशन होने का मौका नहीं मिल पाता। तो ये प्रोडक्ट भी उनके लिए है। लिक्विमोली का आता है, ये आप ले लोगे तो अच्छा है, लेकिन हर बार इसको डालने की ज़रूरत नहीं होती है। 2000 किलोमीटर आपकी गाड़ी चल जाए उसके बाद टैंक फुल कराना, एक डब्बा 200-250 ml का कुछ आता है, वो पूरा डाल देना। लगभग 50-60 लीटर डीजल के लिए ये इनफ होता है। और इसके बाद गाड़ी को कोशिश करना कि एक बार 30-40 किलोमीटर हाईवे पे अच्छे से चला लो, और फिर उसके बाद जैसे आप यूज़ करते हो यूज़ करते रहो। इसका काम सिर्फ इतना है कि जो सूट मास निकलता है उसको कम टेम्परेचर पे बर्न होने वाला वो नहीं बनाता है। रीजनरेशन का प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इन शॉर्ट कहूँ तो DPF चोक होने से जल्दी बचेगा सिटी में चलने वाली गाड़ियों के लिए। अगर चाहो यूज़ करना तो कर सकते हो। तो DPF वालों के लिए भाई साहब थोड़ी सी वार्निंग रहती है, बड़े ध्यान से चलाइए। DPF आपका बहुत सारी रीज़न से ख़राब हो सकता है। EGR में प्रॉब्लम होगी तब भी ख़राब होगा, डीजल ख़राब होगा, या इंजेक्टर में प्रॉब्लम होगी, एयर फिल्टर आपका चोक चलेगा। जैसा एक कहावत है ना, ये मेरठ में बोली जाती है, भाई पादे कोई और पिठे जोई, तो वो वाली बात है। कहीं भी प्रॉब्लम आएगी सीधा घूम के वो DPF तक आ जाएगी, और DPF तो जानते ही हो 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा है, और फिर उस DPF तक प्रॉब्लम आई फिर भी आपने इग्नोर किया तो वो बात इंजन पे आ जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। कृष्ण ठाकुर जी लिख रहे हैं, सर मैं हिमाचल से हूँ, मेरे पास फ्रोंक्स डेल्टा प्लस नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 2025 मॉडल है। प्रॉब्लम, जब चढ़ाई पे अगर बीच में गाड़ी का मोशन टूट गया और गाड़ी बंद हो जाए, दोबारा स्टार्ट करके फिर नहीं उठती, थोड़ा वेट करके दोबारा स्टार्ट करके नीचे से ऊपर स्पीड बना के जब जाओ तब भी नहीं उठाती, ऐसा क्यों है? अभी ओनली 5000 किलोमीटर चली है, प्लीज सोल्यूशन बताइए क्या हो सकता है। देखो सर, नई गाड़ी है आपकी, 2025 मॉडल आप बता रहे हो, फ्रोंक्स डेल्टा 1.2 लीटर का इंजन आता है इसमें, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, 1.5 से थोड़ा सा ये कम पावर प्रोड्यूस करता है। अब रही बात, आप बात कर रहे हो पहाड़ों की। देखो, पहाड़ों पे जब गाड़ी एक बार स्लोप पे ऐसे चढ़ रही होती है, तो जब गाड़ी ने मोशन तोड़ दिया, आपने गाड़ी रोक ली, ब्रेक पेडल पे पैर रख दिया, अब उस कंडीशन में होता क्या है, हिल होल्ड असिस्ट अपना काम करने लगता है। आप ब्रेक पेडल से पैर भी हटाते हो तब भी वो ब्रेक को पकड़ के रखता है कम से कम 2 से 3 सेकंड। आप वहीं पे पावर देना शुरू कर देते हो, इंजन पे और एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, एक तो चढ़ाई का और एक तो पावर का। प्रॉपर सेटिंग नहीं बन पा रही है आपकी। देखो, पहाड़ों पे चढ़ाने के लिए गाड़ी के साथ एडजस्ट होना बड़ा ज़रूरी होता है, और उसके लिए भी बड़ी ट्रिक होती है। बहुत सारी ऐसी चढ़ाइयाँ हैं पहाड़ में जहाँ पे बीच में गाड़ी दम तोड़ जाए तो फिर नीचे ही लानी पड़ती है। और सिर्फ ये फ्रोंक्स की बात नहीं है, ब्रेजा भी लानी पड़ती है, कई टर्बो गाड़ियाँ हैं वो भी लानी पड़ जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी आप प्रॉब्लम होगी। आप थोड़ा गाड़ी को चलाओ, थोड़े यूज टू हो जाओगे तो फिर उस हिसाब से आप गाड़ी को चढ़ा पाओगे। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है तो फिर आपको वहाँ से ही स्टार्ट नहीं करना चाहिए। आप बीच में आए, गाड़ी का मोशन टूटा या किसी वजह से आपने ब्रेक लगाया, अब आपको वापस जाना चाहिए। जहाँ पे आपको मौका मिले स्पीड बनाने का, वहाँ से स्पीड बना के आओ, तब गाड़ी ऊपर चढ़ाओ। और क्लच का भी थोड़ा सा ध्यान में रख के, हाफ क्लच में लोग चढ़ाने की कोशिश करते हैं। जिस कंडीशन में आप हाफ क्लच में चढ़ा रहे होगे तो आपकी क्लच प्लेट भी फूक सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, एक काम और करना, अगर आप XP 100 फ्यूल यूज़ कर सकते हो तो वो करके देख लेना, नहीं तो पेट्रोल के साथ एडिटिव यूज़ करना, क्योंकि अभी ये जो एथनॉल वाला मिक्सचर आ रहा है तो इसकी वजह से थोड़ी सी गाड़ियों में और प्रॉब्लम पहाड़ों में आ रही है। तो मुझे लगता है मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है। सागर जी का एक क्वेश्चन है जो बहुत बार मुझसे लोग पूछते हैं, सर इनोवा क्रिस्टा ऑटोमेटिक 2.8 डीजल 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है, तो उसका गियर ऑयल चेंज करना चाहिए या नहीं? कंपनी वालों ने लाइफ टाइम चेंज नहीं करना ऐसा बोला है, पर कुछ मैकेनिक बोलते हैं कि चेंज करना पड़ता है फिल्टर के साथ। आप क्या कहते हो?
देखो जी, ऐसे कई सारे कमेंट आ रहे हैं आजकल मेरे पास, इंस्टाग्राम पे भी डीएम बहुत सारे आ रहे हैं। देखो, गियर ऑयल जो कंपनी डाल के देती है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। गियर ऑयल इतनी जल्दी खराब नहीं होता क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होती। गियर ऑयल मोटा होता है, वो सिर्फ उसका काम सिर्फ गियर को लुब्रिकेट करना है। वहाँ पे कोई फायर नहीं है, कोई आग नहीं जल रही है जिसकी वजह से उसके साइकिल से उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए। आपको ये बार बार गियर ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तब आप चेंज करो जब आप कुछ गाड़ी में काम करा रहे हो, क्लच प्लेट ही चेंज कराई या कोई और एक्सल का काम कराया जिसकी वजह से गियर ऑयल निकालना पड़ गया, उस कंडीशन में आप चेंज करा दो। लेकिन याद रखो, जो कंपनी डाल के गियर ऑयल देती है वो मार्केट में जल्दी मिलता नहीं है। पहले वो गियर ऑयल अरेंज करो सेम, और फिर उसके बाद वो काम कराओ, फिर उसको चेंज कराओ। 1 लाख भी गाड़ी चल गई है और कोई काम नहीं हुआ है, खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो बेफिक्र होकर उसको चलने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो कुछ लोग बोलते हैं वो उसके पीछे का रीज़न वही जानते होंगे। अगला क्वेश्चन मैंने इंस्टाग्राम से लिया है। उन लोगों की भी रिक्वेस्ट आती है, सर आप इंस्टाग्राम वाले क्वेश्चन नहीं लेते। भाई, मैं गुजरात से हूँ, मुझे इनोवा टाइजर सीएनजी कार लेनी है। शोरूम वालों ने 8,90,000 रुपये बोला है, और दूसरा एक ब्रोकर है जो सभी कार की डील करवाता है, उसने मुझे 8,10,000 रुपये बोला है, बट वो आउट ऑफ स्टेट से कार मंगवाता है, लाइक बॉम्बे, राजस्थान। क्या मुझे उनसे डील करनी चाहिए? देखो जी, 80,000 रुपये आपको गाड़ी सस्ती पड़ रही है वो ब्रोकर से लेने पर, लेकिन थोड़ा सा अकल लगाओ, वो ब्रोकर आपको कहाँ से गाड़ी लेके दे रहा है। इस तरह के बहुत सारे रैकेट चलते हैं, ये फ्रॉड है। इन तरह की चीज़ों में आप फंसना नहीं, आप सीधे एजेंसी से गाड़ी लेना। बहुत सारी गाड़ियां ऐसी होती हैं जो इनके शोरूम में खड़े खड़े खराब हो जाती हैं, जैसे फ्लड आ गया, पानी में डूब गई, या फिर और कुछ प्रॉब्लम हो गई। उन गाड़ियों को नई की तरह नहीं बेचा जा सकता, तो वो गाड़ियां उस तरह से बेची जाती हैं। हाँ, वो उनका रजिस्ट्रेशन भी न्यू होगा, सारा कुछ आपको नया ही दिखेगा, लेकिन उन गाड़ियों में कई बार प्रॉब्लम निकलती है। मेरे सामने एक बड़ी लॉट में जाते हुए देखा है, और जिस जगह पे गई है वहाँ पे एज ए न्यू कार बिकी है। इसी तरह के ब्रोकर थे जिन्होंने 50,000, 60,000, 70,000 ऐसा डिस्काउंट देके वो गाड़ियों को बेचा है, लेकिन उन गाड़ियों में प्रॉब्लम आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दूसरे शोरूम से कोटेशन ले लो, भैया कोई सस्ता दे रहा है, या फिर वो ऑफर दे रहा है, या फिर कोई गाड़ी कुछ दिन वहाँ खड़ी रह गई, नहीं सेल हुई, स्टॉक रह गया, वो गाड़ी पीडीआई करा के अच्छे से ले लो। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, लेकिन इस तरह के ब्रोकर लोगों के चक्कर में ऐसा फंसना नहीं। फिलहाल आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। आपके मन में भी कोई सुझाव आ गया हो या सवाल आ गया हो और आप चाहते हो कि क्यूएनए में उसको मैं ऐड करूं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, इससे मेरा हौसला बढ़ता है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।